हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम जानेंगे बेसिकली कि जो नेहरू थे उनके टाइम पीरियड में किस तरह की पॉलिसीज चल रही थी, वो तो हमने देख लिया था। थोड़ा सा हम विदेश नीति के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी आधारशिला कैसी रखी गई। और प्रीवियस लेक्चर में दो थोड़े से छोटे टॉपिक रह गए थे, जैसे कि आज़ादी के बाद भारत में तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में क्या कौन कौन सी योजनाएं लाई गई थी, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आप में से जो भी बच्चे इस बार यूपीएससी सीएससी एग्जाम दे रहे हैं 2024 का, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जहां पर आपका जीएस पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ टेस्ट हो चुके हैं, कुछ बचे हैं। और ऑफलाइन सेंटर्स ये दिए गए, अगर आप नियर बाय सेंटर्स के तो यहाँ पर भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट तो लगाते रहिए, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए। और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, रिवीजन देते हैं, रिवीजन देने के बाद से जाकर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। प्रीवियस ईयर भी देख चुके हो अगर, तो थोड़े से देख लो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है मार्केट में क्वेश्चंस देते हैं, वहां से देख लो। थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, उससे आपका थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच तैयार होता है। ठीक है, बाकी ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, काफ़ी डिटेल से हमने जाना था पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, किस तरह की पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया था, औद्योगिकरण के क्षेत्र में क्या काम किया गया था, वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप कवर करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो बच्चों के कमेंट थे, भाई लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था कि मैम आपको अगर पीपीटी ना हो तो आपको अपने नोट्स खोलने पड़े। तो देखो ये मेरे ही नोट्स हैं, यहाँ से ही मैं पढ़ा रही हूँ। और मैं आपको पहले ही बोल चुकी, क्योंकि हम यहाँ पर बुक कवर कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि लाइन टू लाइन आपको पढ़ा दे। ठीक है, अगर रैंडम आके कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो कोई बात नहीं, बोर्ड पर लिखवा दिया जाएगा, लेकिन अभी किताब पढ़ाना है हमें। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लाइन टू लाइन चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करें, ताकि जब आप बुक पढ़ें तो आपको लगे कि अच्छा ये सब तो हम ऑलरेडी ऐसे ही पढ़ कर आए। ठीक है, और बीच में से कोई टॉपिक मिस ना हो, छोटे छोटे टॉपिक या कोई पॉइंट दिया है वो मिस ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा पीपीटी का सहारा लिया जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे तो हम बिना पीपीटी भी पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें फिर इस लेवल पर नोट्स नहीं आपको मिल पाएंगे। ठीक है, इतना थोड़ी लिख पाएगा 1 घंटे के लेक्चर में। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में क्या काम किया गया था। देखो आज़ादी के बाद हम पूरा नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। अगर मैं बात करूं 2024 के, तो अभी हम साइंस टेक में बहुत आगे निकल चुके हैं। ये बेसिकली जो स्टार्टिंग के 15 से 20 साल का टाइम पीरियड था, वहां पर बात कर रहा है कि किस तरह से आज़ादी के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने कुछ नींव डाली, कुछ आधार रखा था, वो यहाँ पर थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये रटने का ही है, इसमें 2-4 फैक्ट बताया गया है। नेहरू का विश्वास था कि भारतीय समस्या समाधान हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास आवश्यक है, और ये बहुत जरूरी है। कोई भी देश अगर एक तो खाद्य के रूप में अपने पास में इतना उसके पास अनाज होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, है ना, किसी और देश पर खाद्यान्न के लिए निर्भर ना रहे। दूसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अगर आप इस क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं, जापान, ठीक है, तो कितना आगे निकल गया। तो अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप आगे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको विकसित देशों की श्रेणी में लाने का काम करेगा। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप पीछे हैं तो आप दूसरे देश से ही हमेशा उस कंटेक्स्ट में मदद मांगते रहेंगे ना, और वो जो भी चाहे आप पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है या कंडीशंस लगा सकता है, और आपको वो मानना भी पड़ेगा। तो खाद्यान्न और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हमें इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आज़ादी के पहले तो ब्रिटिश कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे भारत में, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी का ऐसा कहना था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। ठीक है, जैसे आज आप देखो साइंस टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे बढ़ गए हैं ना, उसका हमें कितना सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे हम यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो भेजते हैं, उससे कितनी चीज़ें हमें पता लग जाती है, मौसम का पूर्वानुमान पता लगता है। जो आप ये जीपीएस यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, वो सारी चीजें कैसे हैं। अगर आज साइंस टेक को अगर थोड़ा सा हटा दिया लाइफ से, तो हमारी तो लाइफ ही रुक जाएगी, है ना। कितनी सारी चीजें, अगर इंटरनेट की बात करें, ये आप जो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, सब जगह तो वही है। तो अभी तो एक्सट्रीम लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये इनिशियल बात कर रहे हैं कि उसका आधार कहाँ पर रखा गया था। ठीक है, मार्च 1858 में, ये जो फैक्ट है आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है याद करने की जरूरत है। आंसर राइटिंग में आप 2-4 अगर फैक्ट डालते तो ऑब्वियस सुंदर लगता है, तो अगर आप चाहे तो याद
बात करें, अगर आपका नहीं मन है तो आप स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि इसको रटना है बैठ के। एक आइडिया रखिए थोड़ा सा कि किस समय की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस के लगभग 10-15 साल की। तो मार्च 1958 में वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था। ओके, इसके पूर्व नेहरू द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो होता है उसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली कि यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये जो काउंसिल होगा ना, इसका काम ही यही था कि स्पेशल इस दिशा में रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कानूनी रूप से भी काम किया जा रहा है, काउंसिल्स का भी गठन किया जा रहा है। काउंसिल्स या जो कमीशंस बनाई जाती है उसका प्रॉफिट ये मिलता है या बेनिफिट ये मिलता है कि उसका काम ही है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रिसर्च करना, या फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, कौन सी पॉलिसीज लाई जा सकती है, डेवलपमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो बेसिकली ये काउंसिल बनाने से काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में हमें उन्नति दिखाई देती है। जनवरी 1947 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, और फिर इस तरह के हमें कई सारी देश के अंदर प्रयोगशालाएं दिखाई देती हैं। तो जो पहली राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं थी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, इसकी स्थापना कब की गई थी? आज़ादी के आसपास ही, जो हमारा टाइम पीरियड था उस समय हमें ये दिखाई देता है। तो आधार रखा जा रहा था। इसके बाद बोल रहा है 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। अभी यहाँ पे डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 17 था या 18 था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कदम बढ़ाया जा रहा है। तो वो थोड़े से फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एक कानून बनाया जा रहा है, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव। ओके, फिर हम देख रहे हैं एक काउंसिल का गठन किया जा रहा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। फिर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है 1 बाय 1। ओके, तो इसका आज़ादी के आसपास ही आधारशिला रखी गई, और फिर देश में जैसे जैसे हम विकसित होते गए, सरकार ने इस तरफ प्रयत्न करना चालू रखा। ठीक है, इसके बाद 1952 में हम भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। आज तो हमारे देश में भरे पड़े हैं, लेकिन इनिशियली कब स्थापित किया गया था? तो आज़ादी के बाद हम देखते हैं 1952 में हमारे देश में प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। कितने? उनकी संख्या थी 5, और सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप में से बहुत बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, उन्हें इस बारे में जानकारी भी होगी। 1948 में होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। स्पेशल एक कमीशन एस्टैब्लिश किया गया इस दिशा में काम करने के लिए। उस समय तो देखो हम बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आगे हम देखते हैं 80s 90s के आसपास आप देखते हैं कि कितनी तेजी से भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड यहाँ पर बन रहा है, एक नींव रख दी गई। और ये सारे क्षेत्र ऐसे है ना कि आपने कोई काम चालू किया तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देगा, एक लंबा समय लगता है उसका परिणाम दिखाई देने में। ठीक है, तो इसी तरह 1948 में जो होमी जहांगीर भाभा थे, इनकी अध्यक्षता में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 में अलग से एक परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना फैक्चुअल डेटा बता रहा है, यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं डिस्कस करना है कि भाई इसका परिणाम क्या निकला। ओके, यहाँ पर बस ये बता रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में आजादी के बाद हमने क्या क्या कदम बढ़ाए। ओके, तो 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि किस तरह से आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। ठीक है, आपका राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं खोली जा रही है, जो भी नेशनल लेबोरेटरीज हो गए, या फिर हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमें काम करने के लिए इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट्स जो है ना वो आपको याद रखना है कि इनका आधार यहाँ पर रखा गया है। और अगर आज के कंटेक्स्ट में आप देखें तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमने इन सभी क्षेत्रों में विकास किया है। तो कहीं ना कहीं आधार रखा, तभी हम उस दिशा में आगे बढ़कर आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा का विकास देखो, शिक्षा का अगर हम विकास देखें उसके कंटेक्स्ट उस समय के और आज के कंटेक्स्ट में, तो जस्ट ऑपोजिट हो गया है। उस समय लिटरेसी रेट क्या था आपका? 16.6% मात्र जनसंख्या 1951 तक पढ़ी लिखी थी, है ना, जिसको आप साक्षर बोलते हैं। अभी जस्ट ऑपोजिट हो गया, 85+। तो इतना ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल आपको फाउंडेशन दिखा रहा है ताकि आप भी एक्चुअली कंपेयर कर पाएं। जैसे प्रौद्योगिकी संस्थान उस समय 5 खोले जा रहे हैं, आज देखो ना जाकर भारत में हर कुछ किलोमीटर पर आपको एक प्रौद्योगिकी संस्थान मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि उस समय इसका फाउंडेशन रखा जा रहा था। 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी मात्र 16.5% जनसंख्या ही शिक्षित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रतिशत और भी कम था। और अगर इस 16.5 को हम पूरा 100% माने और इसका रेशियो देखें शहर और ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र में और ज़्यादा ये रेशियो कम हो जा रहा था। ठीक है,
और ब्रिटिश टाइम पीरियड में मैंने आपको जो एक्ट बताए हैं उसमें बताया था कि किस तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर उन्होंने काम किया था। लेकिन उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था कि भारत में लोगों को इतना शिक्षित करना और वो शिक्षा देना, वो अंग्रेजी शिक्षा देना जिससे ये हमारे इंडिया में रूल करने के फेवर में आ जाए कि हाँ ठीक है भाई, ये ऐसी देखो एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपको बचपन से कोई चीज़ सिखाई पढ़ाई जा रही है, बाद में आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू विकसित हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका उसका जरूर प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा ही था कि ब्रिटिश इंडियन जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही थी जिससे ऐसे भारतीय वो शिक्षा लेके तैयार हो जो कि ब्रिटिश रूल का भारत में समर्थन करे, और दूसरा उन्हें उतनी ही शिक्षा दी जाए जिससे वो क्लैरिकल लेवल पर ब्रिटिश के लिए काम आ सके, क्योंकि ब्रिटेन से तो भारत में आएंगे नहीं क्लर्क काम करने के लिए, उनको उतना पैसा ये दे नहीं सकते, तो ऑफिसर रैंक पर तो बिठा रहे थे, ब्रिटिश अधिकारियों को बिठा दिया जा रहा था, लेकिन बाकी क्लैरिकल लेवल पर या फिर सेना में काम करने के लिए इनको बेसिक एजुकेशन देनी पड़ रही थी। लेकिन वो बेसिक एजुकेशन भी मिडिल क्लास तक ही बेसिकली हमें दिखाई देती है। लोअर मिडिल क्लास या ग्रामीण जनसंख्या में हमें वो शिक्षा का स्तर नहीं दिखाई देता, ना इन्होंने उस पर कोई खास काम किया था। ठीक है, तो अगर हम 1951 तक हमारे भारत में शिक्षित लोगों की बात करें तो ये हमें परसेंटेज दिखाई देता है। फिर बोल रहा है 1961, आगे 1966 और फिर अनिश्चित काल तक के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य को कहा गया था। इसके लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटी की तरफ जाना होगा। देखो अभी प्रेजेंट अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसमें प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 21A का। आर्टिकल 21 जो हमें बोलता है राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, है ना, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी बोलता है, वो सब अभी मैं उधर नहीं जाऊंगी, बहुत सारे केसेस हैं वहां पर नहीं जाना। लेकिन हाँ, राइट टू लाइफ जो है 1970s के बाद हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा राइट टू लाइफ को लेकर अलर्ट हो गई थी, और राइट टू लाइफ या जीवन का अधिकार जो था उसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया था। अब जीवन जीने का अधिकार बोला है अनुच्छेद 21 में आपको दिया जाएगा, और देखो मैं बहुत डेप्थ में भी जाना नहीं चाह रही, थोड़ा सा बस इतना हिंट करूंगी, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको पता होगा क्या उसमें एग्जैक्टली बोला है, लेकिन कि सही कानूनी प्रक्रिया के सिवाय जीवन जीने के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। बाद में उसमें और भी चीज जोड़ी गई कि कानूनी प्रक्रिया सही होने के साथ साथ वो न्यायोचित भी होना चाहिए प्राकृतिक रूप से। ठीक है, उधर मत जाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि आर्टिकल 21 ये बोल रहा है कि जीवन जीने का अधिकार आपको इसे वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन जीवन जीने का अधिकार क्या होता है? क्या ऑक्सीजन अंदर बाहर करना? नहीं, जीवन जीने का अधिकार मतलब क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जैसे कि आपको स्वच्छ वायु में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी जगह रहे जहाँ प्रॉपर सनलाइट आए, आपको स्वच्छ पानी या जल पीने को मिले, 3 टाइम आपको भोजन मिले, मतलब जीवन जीने का अधिकार का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा था, लोग बहुत सारे मामले लेकर आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया यहाँ पे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन होने की, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पास में कोई फैक्ट्री है रेजिडेंशियल एरिया के, उसकी वजह से हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, धीरे धीरे हमें ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, और फिर हमें कोई बीमारी हो जा रही है और फिर हमारी डेथ हो जा रही है, तो ये भी तो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है ना। यहाँ पर क्या है, डेथ एक बार में नहीं है, धीरे धीरे हो रही है, और डेथ नहीं भी हो रही है तब भी आप घिसट घिसट के जी रहे हैं ना, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट के सामने आ रहे थे और कोर्ट उस पर जजमेंट दे रही थी, राइट टू लाइफ में उसको रख रही थी। और ऐसे ही एक मामला आता है एजुकेशन के लेवल पर, जहाँ पर देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें व्यवस्था की गई थी, उसमें आर्टिकल 45 जो हमारा डीपीएसपी है उसमें व्यवस्था की गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा। देखो नीति निदेशक तत्व कंपल्सरी नहीं है, नीति निदेशक तत्व पूरी तरह से किस पर है, आपके स्टेट के रिसोर्सेज पे, कि राज्य के पास कितने स्रोत हैं। अगर राज्य कैपेबल है तो वो आपको देगा, आप उसकी डिमांड करते हुए कोर्ट नहीं जा सकते। तो वहां पर बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का राज्य प्रयत्न करेगा। राज्य मतलब अपने लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी, लेकिन कंपल्सरी नहीं था। ओके, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आए 1992, 1993 में, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन हाँ उन केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया कि राइट टू एजुकेशन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है। अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आप अच्छे जगह पर काम नहीं करेंगे, आपको बेसिक जो आपकी लाइफ है ना, लाइफ स्टाइल या अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये आपका राइट टू लाइफ छिन रहा है कि आप
उस लेवल तक जा सकते थे, लेकिन आपका एजुकेशन सिस्टम ही वीक रह गया, आपको नहीं मिल पाया, किसी भी रीजन से हो सकता है, सोशल कॉज हो सकता है, फाइनेंशियल कॉज हो सकता है। अब उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट में इसको जगह दे दिया था, लेकिन आगे चल के बकायदा हमारी गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो अमेंडमेंट करती है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और जहाँ पे राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ में जगह दी गई आर्टिकल 21A के रूप में, ठीक है। और फिर इसको कानूनी रूप दिया गया कैसे? 2009 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि आपको मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, ये आपका मूल अधिकार है। अगर इस उम्र के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी स्कूल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स में भी आपने देखा कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और उसका क्या स्टेटस हुआ? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान कर दिया गया है कि 6 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। तो जो आप आंगनबाड़ी केंद्र देखते हैं वो बेसिकली वही आर्टिकल 45 के लिए ही लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी, 16.6%। अब इसके लिए क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या था कि मुफ्त में शिक्षा दी जाए इन्हें, ताकि लोग स्कूल्स में जाएं, एडमिशन लें, अनिवार्य शिक्षा देने की कोशिश की जाए। हालांकि लीगल जो है इसको रूप कब दिया गया? 2009 में, लेकिन अपने स्तर पर इसका प्रयास जारी रखा, जिसका लगातार परिणाम निकल कर आ रहा था, ठीक है। 1964 तक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ा दी गई। जो यूनिवर्सिटीज है कितने हो गए थे? 54 हो गए थे। लड़कों का नामांकन 2 गुना, लड़कियों का नामांकन 3 गुना हुआ। ये अपने आप में दिखा रहा है कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यानी कि कितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, अभी कितना आगे पढ़ के निकल रहे हो तो बात की बात है, पहले यहाँ पे नामांकन का जिक्र कर रहा है कि इन सब का परिणाम क्या हो रहा है कि लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, लड़के ज्यादा एनरोल कर रहे हैं, लड़कियों की संख्या भी हमें दिखाई दे रही है कि ज्यादा शिक्षित होने के लिए एनरोल कर रही है, ठीक है। तो ये एजुकेशन के लेवल पर काम करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण आयोगों का गठन किया जाएगा जो आज तक बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है 1949 में उच्च शिक्षा के लिए राधा कृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, और इसी की अनुशंसा पे 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसे आप बोलते हैं उसका गठन किया गया, जहां पर जो भी काबिल छात्र होते हैं जब वो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद से उनको उसके हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि वो आगे की उनकी पढ़ाई में मदद की जा सके। तो ना केवल आप देखो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी यहाँ पर मदद की जा रही है। तो प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर आपको बोल दिया जा रहा है, चाहे आप आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें, चाहे आप फ्री एजुकेशन की बात करें, कंपल्सरी फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और उसके बाद अगर आप लायक हैं, आपको उतनी एजुकेशन मिल चुकी है और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप यहाँ के थ्रू मदद ले सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा। तो जो हमारी फाउंडेशन रखी जा रही है ना प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा पे, कैसे बच्चों को आगे पुश किया जाए, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के लिए ए लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में मुदलियर आयोग की नियुक्ति हुई थी। ओके, इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी, और ये जो कमीशन था इसके रिकमेंडेशन पर हमें दिखाई देता है केंद्र और राज्य को एकेडमिक जो होता है ना आपका क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 12th, तो जो एकेडमिक एडवाइस करने के लिए कि भाई तुम्हें इस क्षेत्र में और क्या कर सकते हो, बच्चों को किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए, कौन से उसके सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स मेंशन होने चाहिए, इसके लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, जिसको आप एनसीईआरटी बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर लेवल पर काम हो रहा है, कमीशंस का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी क्या काम किया जा सकता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या काम किया जा सकता है। तो इसकी नींव यहाँ पर पड़ी है। आज आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, आज आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नींव यहाँ पर ही पड़ चुकी थी, ठीक है। आगे ओके, ये रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन, सोशल कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय का समाज ना बड़ा संकीर्ण मानसिकता रखता था। इवन मैं आज भी बोलूंगी, आज भी आप समाज में निकलिए, बाहर जाइए, आपको वो मानसिकता दिखाई देगी। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो आपको घर में दिखाई देगी, आपको दोस्तों के साथ दिखाई देगी, आपको चलते हुए रोड पर दिखाई देगी, लेकिन
उसके कंपेयर अभी बहुत ज़्यादा स्थिति सुधर चुकी है। उसका दोनों ही रीज़न है, एक तो खुद लोगों का एक मेंटल ग्रोथ हो रहा है और दूसरा कारण क्या है कि सरकार ने जो कानूनों का डंडा चलाया है कि आपको पनिश किया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, वो सारे एक सोर्सेज बने हैं इन चीज़ों को दूर करने का। अब सामाजिक परिवर्तन क्या था? देखो, सामाजिक परिवर्तन अगर मैं बात करूँ तो आज़ादी के बाद जिस सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत थी हमें, वो था एक तो महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। विमेंस का सिचुएशन बहुत ख़राब था। मैं तो बोलूँगी कि आज भी स्थिति उतनी नहीं सुधरी है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो आप जब ऑब्जर्व करते हो ग्राउंड लेवल पर, लेकिन हाँ, उस स्थिति से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ठीक हुई है, ठीक है? तो उस समय 1947 की अगर हम बात करें तो स्थिति कैसी थी? पर्दा प्रथा, ठीक है? बाल विवाह, छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जा रहा है और छोटे होने पर ही विवाह कर दे रहे हैं, कम उम्र में ही बच्चा उनका हो जा रहा है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अभी उनका विकास नहीं हुआ है। उसके बाद से और भी बहुत सारी कुरीतियाँ जो हैं इंटरनली चल रही थी। उनको एजुकेशन नहीं देना, ये मानसिकता रखना कि लड़की पढ़ लिख जाएगी तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति लगातार पिछड़ी हुई थी। इसी तरह का दूसरा हाल था दलितों का, है ना? समाज में क्या स्थिति थी? छुआछूत, जिस गली से जाएँगे उधर से जाना नहीं है, ढोल बजा के निकलना है तुमको उस जगह से, ताकि किसी और पर तुम्हारी परछाई ना पड़े, या फिर जिस पानी को ये छुएंगे उसको हम पी नहीं सकते। उसके बाद से ऐसा कुछ अगर बाय मिस्टेक हो जाए तो उनके साथ गलत बर्ताव करना, मार पिटाई कर देना, बहुत सारी एक्सट्रीम लेवल की बहुत चीज़ें तो मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, आपको कहीं मौका मिले, कोई नोवेल वगैरह मिले, वीडियोस मिले तो प्लीज़ देखिएगा, तो आप थोड़ा सा इसको ग्राउंड लेवल पर समझ पाएंगे। तो वो जो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये दो सेक्शन समाज के थोड़े से वीक हुए रहेंगे, महिलाएं हो गई या दलित वर्ग हो गए, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। आपने दो वर्गों को बिल्कुल बिठा दिया है या फिर कमजोर कर दिया है, तो उससे इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्हीं को दो को मजबूत करके लाके खड़ा कर दो, एकदम से बूस्ट आएगा। तो इस पर काम किया गया कैसे? 1955 में। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इस इवन मैं बोलूँगी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17, जहाँ पर बोला अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का हम निषिद्ध करते हैं, और अगर कोई छुआछूत करते हुए पाया गया तो वो दंडनीय अपराध होगा। तो आर्टिकल 17 में तो आपका राइट दे दिया था। उस राइट के एग्जीक्यूशन के लिए 1955 में कानून बनाया गया था, ठीक है? तो कई सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको लागू करने के लिए, कानून बनाने के, मान लो छुआछूत दंडनीय अपराध है, लेकिन आपने छुआछूत कर ही दिया, फिर दंड कौन सा देंगे? तो वो दंड अलग से लिखा गया 1955 के एक्ट में, जिसमें प्रोविजन किया गया कि भाई अगर कोई छुआछूत करते हुए पाया गया तो इतने उसको महीने की सजा होगी, इतना उसको फाइन देना पड़ेगा, अगर उसने रिपीट किया तो फिर ये हो जाएगा। ये सारे बाद में इसको भी अमेंड किया गया, इसका भी संशोधन किया है 1976 में, और ज्यादा इस दंड को कठोर बना दिया गया, ठीक है? तो 1955 में छुआछूत व्यवहार को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अस्पृश्यता विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही शैक्षिक और सरकारी नियोजन में वंचित और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15(4) हो गया, आर्टिकल 15(5) हो गया, ठीक है? ये भी कमजोर वर्गों की बात करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आर्टिकल 16(4) हो गया। तो बहुत सारे हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट है जो किसकी बात करता है? पिछड़े वर्गों की, कि सरकारी नियोजन हो गई या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। आर्टिकल 15 बात करता है एजुकेशन की, आर्टिकल 15 स्पेसिफिक एजुकेशन की बात तो नहीं करता है, लेकिन हाँ यहाँ पे मेंशन किया गया है। 15(4) की बात करें, 5 की बात करें, स्पेशली 5 की। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 15 में बात किया गया किसी भी क्षेत्र में वंचित वर्गों का उत्थान। और आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है केवल लोक नियोजन, यानी जहां पर आपको नौकरी दी जा रही है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है कि इन क्षेत्रों में शैक्षिक और सरकारी नियोजन में भी वंचित वर्गों के उत्थान के लिए संविधान ने व्यवस्था की है, और संविधान ने जो व्यवस्था की उसको लागू किया गया कानून बनाकर। तो सामाजिक रूप से कैसे सुधार की नींव डाली गई, आर्टिकल 17 बोल सकते हैं, आर्टिकल 15 बोल सकते हैं, आर्टिकल 16 बोल सकते हैं, यानी कि छुआछूत को दंडनीय ठहरा रहे हैं। ये जो वंचित वर्ग है इनको शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में जहां पर ये कमजोर है वहां पर उत्थान करने के लिए कानून लाया जा रहा है। महिलाओं के लिए स्पेशली 1951 में हिंदू कोड बिल लाया गया। देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली हिंदू के लिए। तो इसका बेनिफिट बाकी जो रिलीजन है उसको तो मिलेगा नहीं। अब हुआ क्या था आजादी के बाद, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम यह आ रहा था कि आजादी के बाद भाई आपको पता है कि धर्म काफी ज्यादा उस समय, आज भी धर्म तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, है ना, बहुत सेंसिटिव मामला है। लोग एक दूसरे को काट मार देते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कर बैठते हैं। धर्म बहुत हमारे लिए मैटर करता है, इवन हमारे लिए क्या, पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखो, पूरा यूरोप चले जाओ,
क्या बोलते हैं एशिया वाला जो अरेबियन कंट्रीज है वहां चले जाओ, है ना। तो धर्म सभी के लिए काफी शुरू से महत्वपूर्ण रहा है। अब आ जाते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा कि एक ही तरीके से सबको विवाह का ये तरीका होगा, ये सबका उत्तराधिकार नियम होगा, ये तलाक का नियम होगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे लोग ना उस समय थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे थे, है ना। और इस्लाम जो धर्म के फॉलोअर्स हैं उनका भी अपना एक एक ढांचा है क्या कि अपना एक सिविल कोड है जिसमें व्यवस्था की गई है कि भाई इस तरह से विवाह होगा, इस तरह से तलाक या अन्य चीजें की गई हैं। तो उस समय पर वो जो मूवमेंट था ना आजादी के बाद, उस मूवमेंट पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर अन्य जो लीडर्स थे उन्हें ये नहीं, या सरकार को भी ये महत्वपूर्ण नहीं लगा कि इसको छेड़ा जाए। उन्हें लगा इसको छोड़ो, अभी इसको बाद में देखा जाएगा, है ना। अभी वो मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और वो मूवमेंट आज तक नहीं आ पाया क्योंकि आजकल तो अब तो इसमें पॉलिटिक्स बहुत सारी चीजें घुस चुकी है। उस समय किसी सही उद्देश्य से इसको लागू नहीं किया गया। लेकिन 1951 में हिंदू कोड बिल लाया गया। ये हिंदू महिलाओं के लिए बहुत एक क्या बोल सकते हैं, अमृत का काम कर गया, है ना, वरना गड़बड़ हो जाता मामला। तो इसमें व्यवस्था कर दी गई कि एक ही विवाह करेगा लड़का, है ना, या लड़की। दूसरा विवाह करना है तो डाइवोर्स लो जाकर। दोनों को तलाक का अधिकार दिया, दोनों के पास अधिकार है, लेकिन बिना तलाक तुम गड़बड़ नहीं कर सकते। तो वहां पे थोड़ा सा महिलाओं के लिए स्थिति बड़ी सिक्योर हो जाती है। अगर ये वाला सिचुएशन ना हो तो पति हर तीसरे दिन तलाक दे दे तो क्या होता है ना कि कभी कभी आदमी गुस्से में आके या अन्य कारणों से अलग होना चाहता है। लेकिन जब ये टफ वाली चीज आ जाती है ना तलाक, तो आदमी सोचता है बड़ा लफड़ा है, छोड़ो हटाओ, इसी के साथ रह लो, वो वाला मूवमेंट आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं के स्थिति जो है वो सुधरी। सहमति और आयु वृद्धि की बात की गई। महिला गुजारा भत्ता, संपत्ति में अधिकार, ये सारी चीजें वन बाय वन जोड़ा गया कि कैसे महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा उसके पेरेंट्स के, या फिर गुजारा भत्ता अगर पति से सेपरेट भी होती है तो आपको एक प्रॉपर आपके इनकम के हिसाब से कोई अमाउंट उसको पे करना होगा। अब तो बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई है। ये मैं इनिशियल टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है। हालांकि समान आचार संहिता जो मैंने आपको बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सभी धर्मों के लिए एक ही प्रकार की ये व्यवस्था सिविल कोड लागू करना, वो अभी तक हो नहीं पाया है। इसके अभाव के कारण अन्य धर्म विशेषकर मुस्लिम धर्म की महिलाएं इन लाभों से वंचित रही हैं। तो वुमेन्स के स्टेटस में कैसे सुधार किया गया उसका यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। और अगर हम बात करें जो भी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस थे, स्पेशली दलित वर्ग, उनके लिए क्या काम किया गया वो यहाँ पर बताया गया है। अब भाषागत समस्याएं, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, ये ऑलरेडी मैं चैप्टर डिस्कस कर चुकी, थोड़ा सा आपको बताते हुए निकलूंगी। देखो भाषागत समस्याएं क्या थी। जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसके पहले हम देखते हैं 1920s में ही कांग्रेस जो थी उसने भाषाई प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया था। यानी कांग्रेस ने भी भाषा के आधार पे अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चालू किए थे, क्योंकि हमारा जो देश है ना वहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कहीं पर भी जाइए ना, आप घूम जाइए पूरा देश, आपको अलग अलग भाषाएं दिखाई देंगी। इधर चले जाओ राजस्थान में, इधर चले जाओ गुजरात में गुजराती बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं, कर्नाटका में कन्नड़ बोल रहे हैं, केरला चले जाओ क्या बोलेंगे मलयालम, तमिलनाडु तमिल बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश तेलुगु बोल रहे हैं। और ये सेपरेट भी इसी वजह से हुए थे। मद्रास बोला जाता था पहले इसे, फिर मद्रास का नदन पार्ट जो था वो तेलुगु भाषा भाषी थे, वो सेपरेट हो गए, आंध्र प्रदेश बन गए। सदर्न पार्ट था वो तमिल भाषा भाषी थे, बाद में फिर वो तमिलनाडु का रूप लेता है। इधर चले जाओ उड़ीसा, उड़िया बोला जाता है। तो ये पूरा ना हमारे देश में अलग अलग भाषा भाषी क्षेत्र है। और ये मैं आपको बड़े सेक्शन पर बता रही हूँ। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएं तो यहाँ पर और भी क्षेत्रीय बोली हमें दिखाई देती है, ठीक है, थाउजेंड्स में, ठीक है। तो ये भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप किसी से कनेक्ट कैसे करेंगे, कन्वर्सेशन का मीडियम क्या होगा, लैंग्वेज ही होगा, है ना। और जनरली लोग जिस एरिया में रहते हैं वहीं की भाषा या वहीं की बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या था, आज़ादी के बाद भी लोगों की डिमांड थी कि भाई हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं भाषा के आधार पर उस क्षेत्र का गठन किया जाए। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक कार्य उसी भाषा में होंगे, लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होगा फिर कनेक्ट करना, है ना। अब लोगों को आता है तमिल और वहाँ पे कन्नड़ में प्रशासनिक कार्य हो, जो भी पेपर वर्क हो या ऑफिशियल वर्क हो, तो लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। या टीचर को आता है तमिल और बच्चे को आता है तमिल और टीचर आके कन्नड़ बैठ जाए ऑफिशियली सरकार की तरफ से, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना आए उसकी वजह से
इसकी डिमांड की जा रही थी। तो यहाँ पर राइटर थोड़ा-सा वही समझाना चाह रहा है और एक और बात बताता है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज था, वो सब बोल पा रहे थे, साउथ के भी, नॉर्थ के भी, ईस्ट के भी, वेस्ट के भी, ऑलमोस्ट हर लोग। तो वो थोड़ा-सा एक कॉमन लैंग्वेज आ जा रहा था। तो आज़ादी के बाद तो अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए मान्यता दी गई कि भई 15 वर्ष में हम जो हमारी हिंदी भाषा है उसको इस स्तर पर विकसित कर लेंगे कि लोग हर एक व्यक्ति को अपनी ये भाषा आएगी। और दूसरा ये कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे तो व्यक्ति परिचित होगा ना, तो कहीं ना कहीं संविधान में कुछ जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको भी जगह दी गई है। तो सोचा गया था कि 15 साल में इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, जो ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में किया जा रहा है। लेकिन 15 वर्ष के पहले ही साउथ से स्पेशली कुछ मूवमेंट्स हुए, वहाँ के जो एमएलएस थे वो पहुंचे और उनका ये कहना था कि नहीं, अगर आप अंग्रेजी को हटा दें तो हमारे लिए बहुत टफ होगा। फिर अंग्रेजी जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया और लगातार अभी आगे ही अनिश्चित काल के लिए जो ऑफिशियल वर्क है उसमें ये एक मीडियम बना हुआ है। इवन आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एडवोकेट्स भी बात कर रहे हैं, सारे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, जितना पेपर वर्क हो रहा है पूरा इंग्लिश में ही हो रहा है। हालांकि आपको अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाता है कि आप हिंदी में बात रख सकते हैं या आप अपने लोकल लैंग्वेज में बात रख सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी स्कोप दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि हाँ वो हट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूरी कहानी बताई है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। आज़ादी के बाद 11 मुख्य भाषाएं, जिनमें प्रत्येक को 1 मिलियन से अधिक लोग, मतलब ऐसी भाषाएं 11 हमें दिखाई देती हैं जिसको 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बोल रहे थे, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि भाई ऐसे लैंग्वेजेस है जिसको इतने सारे लोग बोल रहे हैं और उनको वही लैंग्वेज आता है ना। वही औपनिवेशिक काल में राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि उनको कौन सी लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश आ रही थी। राजकीय भाषा का मतलब है जितना भी ऑफिशियल वर्क होगा, पेपर वर्क होगा, नोटिस होंगे, सब कुछ इसी में निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रशासन का लैंग्वेज था। ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में ब्रिटिश रूल गया तो हम तो इस लैंग्वेज को नहीं वो जगह देंगे ना, हम तो अपनी भाषा को जगह देंगे। वो कौन कौन सी थी, हिंदी थी। गांधी और नेहरू आज़ादी के बाद पक्षधर थे कि हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं किया गया, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं राजकीय भाषा का ही दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी। इवन जब आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन लोगों के छोटे छोटे कमिटीज बनाई जा रही थी। उनको एक काम सौंप दिया जा रहा था कि बाकायदा तुमको ये काम करना है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, ताकि वो 4-5 लोग, 8-10 लोग उसी क्षेत्र में R&D कर पाए, उसी सब्जेक्ट पर काम कर पाए। तो ऐसे ही एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था भाषा समिति। और भाषा समिति ने जो पूरा ड्राफ्ट पेश किया था उसके अनुसार देवनागरी लिपि, स्क्रिप्ट, जो ये लिखा जा रहा है इसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। जो मैं बोल रही हूँ इसको बोल रहे हैं आप लैंग्वेज, तो मैं भी हिंदी बोल रही हूँ और ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे देवनागरी लिपि में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया तथा प्रत्येक प्रांत को 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होगा। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स है, अनुसूचियां, और उसी में एक अनुसूची है जिसका नाम है 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाओं को हमारे संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, बहुत सारी भाषाओं को यहाँ पर जगह दिया गया था। बाद में अमेंड करते करते कितने लैंग्वेजेस हो चुके हैं, प्रेजेंट में 22 ऐसे लैंग्वेज हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जगह दी गई। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि क्या व्यवस्था की गई, कितने मिलियन लोग कौन सी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, उसके हिसाब से उस समय 14 भाषाओं को यहाँ पे जगह दी गई और उन क्षेत्र के लोगों को बोल दिया गया कि आप डिसाइड कर लो कि आपकी क्षेत्रीय भाषा इनमें से कौन सी है और बाकी राजकीय भाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। इंग्लिश को पैरेलली चलाया गया था 15 साल के लिए। ठीक है, आगे 15 साल के लिए रखा गया था, लेकिन उसके पहले ही जैसे कि मैं बोल रही हूँ साउथ में मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे 1960s के बाद ही। तो 1963 में राजभाषा अधिनियम से हिंदी को राजभाषा और गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी को सह अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सह अतिरिक्त राजभाषा का मतलब है कि जो लोग हिंदी बोलने में कंफर्टेबल नहीं है या नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था की गई। और 1963 में तो कुछ समय के लिए आगे इसको पूरा ही एक्सटेंड कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है राइटर, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। अब इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या था कि लोग डिमांड कर रहे थे कि ठीक है आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो दर्जा दे दिया, लेकिन इसके बाद भी ये जो 14 भाषा आप बोल रहे हैं या फिर आगे आप और भी बढ़ा दो, लेकिन इतने पे ही काम नहीं खत्म हो रहा है। क्योंकि अगर हम मद्रास रीजन की बात करें, नॉर्थ में बोल रहे हैं तेलुगु, यहाँ पर बोल रहे हैं तमिल। ठीक है,
इधर आप बात करो, ये पूरा का पूरा बोल रहा है कि मैसूर वाला क्षेत्र, यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं मलयालम, कुछ लोग बोल रहे हैं कन्नड़। तो प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई थी। तो उनका कहना था कि देखो आपको क्या करना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद ये कंसर्न था ना कि हम देश को पूरा कैसे व्यवस्थित करें। देखो आज़ादी जब हमें मिली थी तो उस समय इंडिया के 2/3 पार्ट पर तो ब्रिटिश रूल था, और इंडिया का 1/3 पार्ट अभी भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा था जहाँ पर कौन रूल कर रहे थे, रियासतें थी, है ना। अराउंड 600 प्रिंसली स्टेट थे, 600 रियासतें थी, और इन 600 रियासतों में से 552 हमें भारत में दिखाई देती है। भारत मतलब पार्टीशन के बाद, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेपरेट होने के बाद। तो ये जो रियासतें थी ये भी हमारे हिस्से में आई थी। हालांकि इन रियासतों को पूरी आज़ादी दी थी कि तुमको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है तुम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, तुमको भारत का हिस्सा बनना है तुम भारत का हिस्सा बन जाओ, तुमको इंडिपेंडेंट रहना है तुम इंडिपेंडेंट रह लो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? अब भारत के अंदर कोई पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन सकता है रियासत? पाकिस्तान को ना तो हम अनुमति देंगे कि भाई तुम बाय एयर अपनी फोर्स ला सको, बाय लैंड या फिर सी, कहीं से भी हम अलाउ नहीं करेंगे ना, हमारा रीजन है वो, ठीक है। तो आते ही तुरंत हम उड़ा देंगे उसे। तो ये तो पॉसिबल नहीं था। एक ही था कि इंडिपेंडेंट रहे, वो भी तुम कितने समय तक रह सकते हो, और दूसरा भारत का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। तो ऐसे हमें प्रिंसली स्टेट्स मिले थे, प्लस ब्रिटिश वाले जो क्षेत्र थे जो इंडिपेंडेंट कर दिया गया था वो हमारे हिस्से में आ गए थे, ठीक है। तो अब ओवरऑल आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये मामला था कि हमको क्या करना चाहिए। अब ये जो ऑलरेडी बने हुए इन क्षेत्रों के नाम हैं, इनकी अपनी सीमाएं हैं, तो कैसे इन्हें अब हम व्यवस्थित करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक क्वेश्चन था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके लिए कमिटीज का फॉर्मेशन किया, ठीक है। एक कमिटी जिसका नाम था धर आयोग या फिर एसके धर कमीशन, ठीक है। एसके धर कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट दिया, और उसने बोला कि देखो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है इसको ऐसे ही संविधान में डाल दो, ठीक है। इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी 1948 में बनाया गया था, जिसका नाम था जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, इन तीनों के नाम पर इसको जेवीपी कमेटी कहा गया। इस कमेटी ने भी ऐसा ही रिकमेंडेशन दिया। इसका कहना था कि देखो अभी आप कोई भी चेंजेस करते हो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा प्रशासनिक रूप से, और इतना आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा ना। एक कोई नया राज्य बना रहे हो, उसकी नई सीमा निर्धारित कर रहे हो, उसका नया कैपिटल बना रहे हो, तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और अभी भारत की वो स्थिति नहीं है। तो जो जैसा है वैसे ही रहने दो, जो जैसा है वैसा ही रहने दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसमें पूरे देश को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। ओके, ये जो कैटेगरी ए था ना, इसमें सारे ऐसे जो ओके, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, ये थोड़ा सा कंफर्म करना होगा। देखो कैटेगरी ए था ना, इसमें सारे के सारे वो क्षेत्र जो कि ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, उन क्षेत्रों को यहाँ पर जगह दे दिया गया। जितने भी इंडिपेंडेंट हुए थे वो सारे क्षेत्रों को कैटेगरी ए वाले राज्य लिख दिया गया कि ये सारे राज्य जो है ये कैटेगरी ए वाले स्टेट होंगे। कैटेगरी बी में जितनी भी बड़ी रियासतें थी उनको कैटेगरी बी में दे दिया गया जगह, जैसे मैसूर है, ओके, मद्रास है, ये सारे क्षेत्र। कैटेगरी सी में जो छोटी छोटी रियासतें थी, 552 रियासतें, 552 स्टेट तो नहीं बना सकते ना इन्हें, तो इनको मर्ज करके बड़ी रियासतों में कन्वर्ट करके इनको कैटेगरी सी में जगह दिया गया। और कैटेगरी डी में ऐसे क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, बाद में वो भारत का हिस्सा बने, उन्हें जगह दिया गया, जैसे कि आपका अंडमान और निकोबार जो अभी आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 पार्ट्स में इनको कैटेगराइज किया गया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, हम बिल्कुल खुश नहीं थे, तो भाई हंगामा हो गया देश में कि तो गड़बड़ हो गया। आपने तो 1920 में ही हमें वादा किया था कि जब आज़ादी मिलेगी भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, अब हम क्या करें। आपने ये जो जैसा था वैसे ही पड़ा रहने दिया, और इसको लेकर दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही थी या वहाँ पे मूवमेंट हो रहा था। 1952 में ऐसा ही एक मूवमेंट हमें दिखाई देता है। कहाँ से? ये पूरा रीजन था ना, इसको बोला जा रहा था उस समय मद्रास के नॉर्थ में तेलुगु भाषी लोग थे और साउथ में तमिल भाषी। तो ये दो तेलुगु भाषी लोग थे, इनका कहना था देखो तमिल से हमें अलग करो और हमें एक अलग राज्य बनाओ, उसका नाम आंध्र प्रदेश रखो, ठीक है, आंध्र रीजन इसे पहले भी कहा जाता था। तो इस डिमांड के साथ में पोट्टी श्रीरामुलु जो इनके लीडर थे वो आमरण अनशन पे बैठ गए। 52-56 डेज का
जो उनका हंगर स्ट्राइक था, उसके बाद उनका डेथ हो गया, और वो जो मूवमेंट था वो सरकार के लिए भी हाथ खड़े करने वाला मूवमेंट था। उनको लगा कि भैया अब तो मारकाट हो जाएगा, इनका लीडर का डेथ हो गया। वो भी इस तरह की डिमांड करते हुए देश अपने क्षेत्र के लोगों के लिए तुरंत के तुरंत पहला देश का भाषा आधारित राज्य आया, जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 में। और जैसे ये डिमांड पूरी हुई, भाषा आधारित पहला राज्य बना, तुरंत बाकी राज्यों में भी वही मूवमेंट वाली सिचुएशन, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया गया, जिसको हम फैजल अली कमेटी भी कहते हैं। यहाँ पर उसके बारे में लिखा है, सब आप पढ़ लेंगे। फैजल अली आयोग, क्योंकि फैजल अली उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 और मेंबर्स थे। तो टोटल 3 मेंबर वाली कमेटी बनाई गई। फैजल अली कमेटी ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, और पहली बार कोई कमेटी रिकमेंड करी है कि भाषा के आधार पर आपको राज्य बनाना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 80% लोग एक लैंग्वेज को बोले तो 20-30% दूसरे लैंग्वेज वाले भी वहां पर है, 70-80 और 20-30 का रेशियो। तो उस कंटेक्स्ट में आपको उस क्षेत्र में एक जो मुख्य भाषा है और जो 30% अन्य भाषाभाषी लोग हैं, उन दोनों ही भाषा में प्रशासनिक कार्यों को दर्जा देना चाहिए, मान्यता देना चाहिए, ठीक है। जीवीपी कमेटी फैजल अली कमेटी थी, उसने ये भी रिकमेंड किया कि जो रायता फैला रखा है आपने 4 कैटेगरी, इसको निपटाओ, इसको खत्म करो, और पूरे देश को आपको केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक जिसको आप बोलते हैं स्टेट और दूसरा जिसे आप बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। और उसने बाकायदा रिकमेंड किया कि इतने स्टेट बनाइए, 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी, सारा प्रोविजन उसने ला कर दे दिया। उसकी बात को मानी गई, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में किया गया। 1956 में इस प्रोविजन को खत्म किया गया, स्टेट बनाया गया, यूटीज बनाया गया, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। हालांकि वो प्रोसेस वहां पर रुका नहीं, 1956 के बाद भी लगातार नए नए राज्यों का गठन होता रहा है। आपको अभी भी पता है, जैसे JNK के लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो कैसे उसको स्पेशल स्टेटस हटा के जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसको किसमें, यूटीज में कन्वर्ट किया ना, JNK हो गया और लद्दाख हो गया। तो बेसिकली आज भी हमारे देश में राज्यों का निर्माण या फिर नए राज्य बनना, टूटना, बनना, ये सब चलता रहता है, ठीक है। इसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया, वो आप वहां से डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां पर आ रहा है, यहीं पर इसकी नींव पड़ रही है ना। तो किस तरह से राज्य जो थे वहां पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये बताया गया। अब आ जाते हैं फाइनल, नेहरू के टाइम पीरियड में कौन सी विदेश नीति थी। देखो, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में मैंने बोला कि वो खुद साम्यवाद या समाजवाद की ओर झुके हुए थे, लेकिन फिर भी जो विदेश नीति थी उसमें कोशिश की गई कि किसी एक पक्ष में ना झुका जाए। हालांकि आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ रहा था पॉलिसीज में, फिर भी 2 तरह की हमें उस समय नीतियां दिखाई देती। एक तरफ तो पूंजीवादी देश जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूएस वगैरह, ठीक है, डिमांड सप्लाई की बात करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी या साम्यवादी देश, यूएसएसआर टाइप के, जो बात करेंगे नहीं, सारी चीजों पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। अब ये भी एक तरीके का नव उपनिवेशवाद था कि जो भी देश आजाद हो रहे थे उनके पास में यही ऑप्शन था कि या तो आप इस वाली कैटेगरी में चले जाओ या फिर आप इस वाली कैटेगरी में। और विचारधारा को लेकर इन दोनों जो लोग थे या गुट थे, इनके बीच में कहीं ना कहीं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर हो रहा था। इंडिया के सामने भी ये चैलेंज आया कि भैया तो इस पार्ट में चले जाओ या इस पार्ट में चले जाओ। वहां पर थोड़ा सा स्मार्टली हमने डील किया, ना तो हम इस कैटेगरी में गए ना तो हम इस कैटेगरी में गए, और हम जो है तीसरे विश्व को रिप्रेजेंट करने लगे। यानी कि बाकी जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे देश, कहीं ना कहीं हम उनके लिए एक लीडर के रूप में काम करने लगे। और हमने बोला कि नहीं, हम किसी एक विचारधारा के साथ नहीं जाएंगे, ये गुटबंदी को वापस से ये गुटबंदी को बढ़ावा देगा। और गुटबंदी से क्या प्रॉब्लम होगा, फिर वैसे ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो सब क्या है, गुटबाजी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि नेहरू की विदेश नीति क्या थी। देश की विदेश नीति निर्धारित करने के आंतरिक तत्व, किस बेसिस पर आप कभी किसी देश का फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हो। सबसे पहला फैक्टर जो होता है उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर। आप अपना देखो ना, कहाँ कौन है। जैसे अब हमारे ये देखो, पूरा ओशन है तीनों तरफ, तो यहाँ पर हम थोड़े से फ्री हैं। यहाँ पर हमारे माउंटेन रेंजेस है, उधर भी थोड़े फ्री हैं। लेकिन कुछ देश है जिसके साथ हमारी जो लैंड बाउंड्रीज है वो लगती है। तो आपकी विदेशी सीमा क्या है ना, वो काफी कुछ, आपकी भौगोलिक स्थिति काफी कुछ निर्धारित करती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। इसके अलावा इतिहास और परंपरा, आपका किस देश के साथ में क्या संबंध रहा है, अच्छे संबंध थे, खराब संबंध थे, वो सारी चीजें। सामाजिक संरचना क्या है आपके यहाँ की, और राजनीतिक संगठन, इसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है विचारधारा के कंटेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता से पहले ही भारत जो है विदेश नीति बनाने के प्रति जागरूक हो चुका
चुके थे और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बने थे? नेहरू जी बने थे। तो आजादी के पहले से ही भारत ने अपनी एक विदेश नीति बनानी चालू की थी। ये सब मैं आपको पढ़ाकर पहले ही आ चुकी हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। और आजादी के पहले जो हमारी विदेश नीति थी बेसिकली वो किस तरह से थी? विदेश नीति मतलब हम सरकार तो थे नहीं, लेकिन हम अपने जो विचार रख रहे थे वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि हमारी विदेश नीति आगे क्या होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर राइटर कि 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस की विदेश नीति में रुचि बढ़ी। 1925 में नेहरू को कांग्रेस समिति के विदेश विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अब ये कांग्रेस ही अपना एक फॉरेन पॉलिसी दिखा रही है कि कहीं कुछ हो रहा है तो उस पर इनका रिएक्शन क्या निकल रहा है, और वही भारत की विदेश नीति का आगे आधार बनते हुए दिखाई देगी। जैसे कि चीन हो गया, मेसोपोटामिया, पर्शिया में भारतीय सेना के प्रयोग पर कांग्रेस ने खेद जताया कि ब्रिटिश हमारी सेना का मिसयूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जा रहा है कि देखो भारतीय तो हमारे फेवर में है लेकिन उनकी सरकार ही गड़बड़ कर रही है। ठीक है, इसके अलावा मिस्र, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, यहाँ की जनता जब उपनिवेशवाद के विरुद्ध या फिर जो यूरोपियंस उन पर रूल कर रहे थे उनके खिलाफ जब वो विद्रोह कर रही थी तो उस विद्रोह का ये लोग खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। भले मौखिक रूप से ही कर रहे हो लेकिन वो सपोर्ट कहीं ना कहीं बता रहे हैं ना कि हम इस चीज के विरुद्ध हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस तैयार करा है, आधार तैयार करा है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना तो हम ब्रिटेन का साथ देने तैयार थे ना तो हम जर्मनी का साथ देने तैयार थे। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी तैयार कर रहा है क्या कि हम उपनिवेशवाद के खिलाफ है। ब्रिटिश क्योंकि औपनिवेशिक शासक ही था ना, और हम फांसीवाद के खिलाफ है जर्मनी। तो ये भी हमारा एक विदेश नीति का फाउंडेशन ही तैयार कर रहा था। और फिर फाइनली हमारा समय आता है कब? आजादी के बाद। कि आजादी के बाद हमें पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा था। एक गुट जो मैंने अभी आपको बताया यूएसएसआर वाला, सोवियत संघ वाला, और दूसरा गुट आपको दिखाई दे रहा है कौन सा? वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस और यूरोप में जो दिखाई दे रहा है। अमेरिकी गुट जिसको बोल रहे हैं हम पूंजीवादी, जो बोल रहा है कि डिमांड सप्लाई पर आधारित होगा। यहाँ पर क्या होता है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि जो सरकार है उसका नियंत्रण बहुत कम होता है। ओके, और जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, लोग अपने स्तर पर ज्यादा चीजों को मैनेज करते हैं। सरकार ऊपरी तौर पर कुछ चीजें जैसे कि संचार है, विदेशी मामले हैं, इन पर सरकार ज्यादा ध्यान देती है, ना कि ग्राउंड लेवल पर एक एक चीजों को कि गरीबों के लिए क्या करना है। और ऐसा वहां पर होता है जनरली जहां पर या तो देश छोटा हो, जनसंख्या छोटी हो और वहां पर गरीबी भी बहुत कम हो। अब यूएसएसआर टाइप का था सोवियत गुट जो साम्यवाद की बात कर रहा था, जहां पे सरकार का ज्यादा नियंत्रण होता है। हर एक चीज सरकार केवल प्रशासन के स्तर पर नहीं, ग्राउंड लेवल पर जाके शिक्षा है, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। ये उन देशों में ज्यादा जहां पे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है या ज्यादा जनसंख्या है, बड़ा देश है, गरीबी बहुत ज्यादा है, लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, अमीर गरीब, तो वहां पर ये लागू होता है। अब इंडिया के सामने ये दोनों ही ऑप्शन थे। यहां भी पूरी तरह से नहीं जा सकता था। यहां जाने का मतलब है कि आप जो लोगों की काबिलियत है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दो, और सारी चीजें सरकार अपने हाथ में नहीं रख सकती। भाई ब्रेड भी बनाओ, बिस्कुट भी बनाओ, बटर भी बनाओ, कैसे पॉसिबल है? तो हमने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि भारतीय विदेश नीति निर्धारण करने में हमने 5 तत्वों का सहारा लिया था। वो तत्व क्या थे? इतिहास और परंपराएं, लोकतंत्र, आर्थिक कारण, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति। बहुलवादी मतलब कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में, नेहरू का करिश्माई नेतृत्व, और एक पर्सनैलिटी का भी इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली जो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो ना इस पक्ष में थी ना इस पक्ष में थी, लेकिन किसको आधार बनाया गया? इन 5 फैक्टर्स को हमने अपना बेस बनाया। भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत आज भी वही है जो 1946 में थे, क्योंकि मूल तो वही है ना, जो वैल्यूज है वो तो वही है हमारा, कि हमको लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है, हमारे समाज में जो डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हैं। तो बेस तो वही है, कोर तो वही है, वो तो बदलेगा नहीं। वैल्यूज थोड़ी कभी भी बदलती है, वैल्यूज नहीं बदलती हैं, अच्छी वैल्यूज नहीं बदली जाती हैं। विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के अनुच्छेद 51 में। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी उसको सर 5 मिनट, हमारी विदेश नीति कैसी होगी उसके बारे में हमारा एक आर्टिकल भी थोड़ा सा हिंट करता है जिसका नाम था आर्टिकल नंबर 51। ओके, अगर आप जाओगे हमारे नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जिसका नाम है पार्ट 4। पार्ट 4 कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल 51, सॉरी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें वो बातें लिखी गई हैं जो आजादी के तुरंत बाद नहीं हो सकती थी, और सरकार ने या संविधान सभा ने सोचा कि इसको बाद में
जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, पावर आएगी, हम धीरे धीरे इनको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी में से एक था आर्टिकल 51, जिसमें बोला गया है कि आने वाले समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इंटरनेशनल लेवल पर हमें पीस को मेंटेन करना है, हमारा गोल ही है, क्लियर है, हमको शांति मेंटेन करना है। राष्ट्रों के मध्य न्याय सम्मानपूर्ण संबंध को बढ़ाएगा, आपस में मिलजुल के रहना है, कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको समझाएगा कि भैया ये गड़बड़ मत करो। और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रीटीज होंगी हमको उसको मानना है और मानते हुए उसको फॉलो करना है। मतलब ट्रीटीज को तोड़ना नहीं है ना भाई, एक तोड़ेगा दूसरा भी तोड़ेगा। तो ये बहुत डिटेल से बताया आर्टिकल नंबर 51 में। अब आ जाते हैं अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सभी देशों के साथ मित्रता वाले संबंध रखना। भारत देखकर ही लगता है कि कैसा देश होगा, वो आइडियोलॉजी ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत सुंदर है, जो बात करती है शांति की, जो बात करती है हमें अतिक्रमण नहीं करना है किसी और क्षेत्र की। तो सभी देशों से मित्रता रखनी है हमें। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आजादी बाद अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और अगर आप सभी देशों से मित्रता रख रहे हो, उस मित्रता को रखने में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है, तो जो गलत कर रहा है उसको थोड़ा सा दबाव में लाना होगा, जिसके साथ गलत हो रहा है आपको थोड़ा सा उसको फेवर करना होगा। तो मित्रता रखने का मतलब ये नहीं कि तुम आपस में मर रहे हो, भिड़ रहे हो, तुम जानो, ये नहीं, क्योंकि कल को वो आपके साथ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो भी हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलते हैं जहां पर हमारा आजादी के बाद ये गोल था कि अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश थे जो अभी भी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, उनकी आजादी के लिए जो हम कर सकते थे हम वो करेंगे, कम से कम अपनी बात तो रखेंगे, वॉर नहीं करेंगे। तो उन जगह पर कि भाई इन्हें आजादी मिलनी चाहिए। नस्लवाद विरोधी नारा, नस्लवाद जैसे आज भी आप यूएस में देखो स्पेशली, तो काला गोरा बहुत ज्यादा चलता है। तो जो नस्लवाद नस्लवाद का विरोध करना हमारा एक विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण नारा रहा। मतलब क्या, हम घर यहाँ से तो कुछ नहीं करेंगे, इंडिया से जब भी कोई इंटरनेशनल समिट हो रहे हैं वहां पर हम जा रहे हैं, तो हम इन पॉइंट्स को, अपने उस विचार को बहुत स्ट्रांगली रखेंगे। जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह रहते हैं, निशस्त्रीकरण यानी कि हमको शस्त्रों को कम से कम करना है। हमें कोशिश करनी है कि लोग जो है वॉर की तरफ ना जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने जो औजार हैं उसको बढ़ाए ना, जो हथियार वगैरह हम लगातार खरीदते हैं। इसमें देखो दो चीजें, एक तो आप ये इस पे पैसा बहुत ज्यादा लगा रहे हो, हजारों करोड़ रुपए। अब हजारों करोड़ लगाने जो आप शस्त्रों पर लगा रहे हो, उसको आपको रखना ही है, वॉर तो अभी लड़ने नहीं जा रहे हो। और दूसरा, अगर वो आप अपने लोगों पे लगाओ तो कहीं ना कहीं गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी ये सब दूर होगी ना। तो आप, ये भारत का एजेंडा था कि ज्यादा से ज्यादा जो शस्त्रों पे पैसा लगाया जा रहा है इसको खत्म करो, ओके। और इससे दबाव भी होता है, एक देश बढ़ा रहा है, परमाणु ऊर्जा बना रहा है, लगातार मिसाइल्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, दूसरा कंपटीशन में आ रहा है कि भाई वो उसके पास संख्या ज्यादा है, कल को मुझे प्रेशर में ना ला दे, वो भी उस दिशा में। तो होड़ लग जा रही है, और इस होड़ का तो कोई अंत नहीं है ना। 100,000 कितना इकट्ठा करोगे और किस जगह इकट्ठा करके रख ही रहे हो ना। तो हमारा कहीं ना कहीं ये भी उद्देश्य था कि इस पर हमें काम करना है, इससे शांति आएगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा देशों का, और कहीं ना कहीं हमारे पैसे बचेंगे जिसको हम लोगों की डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। हमारी विदेश नीति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बोल रहा है शांति की विदेश नीति। हमारी विदेश नीति का एक मेन फैक्टर क्या है कि हमें शांति लाना है। तो विश्व शांति के समर्थक, युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला था। तो अभी जब हमारी आजादी मिली थी उस मूवमेंट पे हमको कोई ऐसा कांड नहीं करना है कि जाके वॉर लड़ो। वॉर तुम जीत रहे हार रहे छोड़ो, मतलब दो लोग हैं, लड़ाई कर रहा है, कौन किसको ज्यादा झापड़ मारा और जीत गया उससे फर्क नहीं पड़ता, चोट दोनों को लगेगी, कपड़े दोनों के फटेंगे, मतलब दोनों को ही कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो हमारे लिए अगर हम किसी तरह के वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा अवरुद्ध करने का काम कर सकता था। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे 1956 में जो स्वेज नहर का वो डिस्प्यूट हुआ था, उससे ही इंडिया पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। ठीक है, आगे बोल रहे हैं मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, ये हम लेकर चल रहे थे। भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संधियां की और व्यापारिक समझौते किए। हमारा था कि जितना ज्यादा से ज्यादा देशों से हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, अच्छे संबंध बना सकते हैं, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए। पंचशील सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी है उनसे काफी ज्यादा प्रभावित है। जैसे गौतम बुद्ध ने बोल रखा था कि भाई लोगों को इन
इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वहां पर यही बता रखा है कि यह शांति प्रिय 5 सिद्धांतों का द्योतक है। और बौद्ध धर्म, जैसे आप देखते हैं ना, अशोका ने कैसे अपने नेबर्स जो थे उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे, वॉर नहीं लड़ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं वहीं से ये आइडिया आ रहा है और बोल रहा है कि यह शांति प्रिय 5 सिद्धांतों का द्योतक है। जैसे बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील सिद्धांत एक राष्ट्र के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ आचरण संबंध दर्शाते हैं कि हमको एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए। वहां पर बोल रहा है पारस्परिक समानता, मतलब दोनों को एक दूसरे से समानता का व्यवहार करना चाहिए सभी देशों से। अनाक्रमण का मतलब है दूसरे के क्षेत्र पर तुम कब्जा मत करो। आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, कि भाई दबाव बना रहे हो अननेसेसरी, तुम इंटरनली ये डिसीजन मत लो, नहीं हमको ये नहीं करना, उसका इंटरनल मैटर है, वो खुद जानेगा उसका मैटर। समानता व पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसका नारा बहुत तेजी से और जोर जोर से दे रहे थे नेहरू जी ने 1954 में जो तिब्बत का मैटर आया था, चीन जो है वो तिब्बत का जो मैटर आया था, उस मामले में भारत और चीन के बीच इन पंचशील सिद्धांतों पर बार बार बात हुई। इन्होंने बार बार दोहराया कि हम उस पर टिके हुए हैं, हमें इन 5 चीजों को ध्यान रखना है। और 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू और चाओ एन लाई जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन दोनों के बीच में इस बात को दोहराया गया। पूरा जो एशिया था कहीं ना कहीं वहां पंचशील सिद्धांत गूंज रहा था। नेहरू जी को लगा रहे भाई बहुत सक्सेस मिल गया, लेकिन ये पंचशील सिद्धांत को मेंटेन नहीं रख पाए। कैसे आगे बताएगा। 1955 के बांडुक सम्मेलन में इन सिद्धांतों को विस्तृत रूप दिया गया। नेहरू के अनुसार इन सिद्धांतों को यदि सभी देशों ने मान लिया, ऑब्वियस अगर आप किसी देश का अनाक्रमण नहीं करोगे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के समानता से रहेंगे, तो सभी देश क्या ग्रोथ की ओर ही बढ़ेंगे ना, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये कौन मान रहा है और किस लेवल तक मान रहा है, क्योंकि महत्वाकांक्षा भी एक कोई चीज होती है, वो खत्म हो जाए तो मामला ही सुलझ जाए सारा, विश्व में, देश में, घर में, है ना, वो तो खत्म होगा नहीं। हालांकि भारत चीन के संबंध में यह सिद्धांत असफल हो गया जैसे ही भारत और चीन के बीच में 1962 का वॉर हुआ और नेहरू जी को लगा कि मामला हो गया गड़बड़, सारा पंचशील धरा का धरा रह गया। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है, जहां यहाँ पे बता रखा है कि लगातार ऐसे देश जहां पर भी औपनिवेशिक शासन बना हुआ था, हमने उनका विरोध किया है बड़े बड़े मंचों पर जाकर कि यहाँ पर इन देशों को आजादी मिलनी चाहिए। 1947 के बाद भारत ने नव उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका राष्ट्रों की एकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नव उपनिवेशवाद क्या था कि भाई वो जो 2 गुट बन रहे थे और आप एक गुट से जुड़ जाओ, वो कहीं ना कहीं एक वो नव उपनिवेशवाद का ही नींव पड़ रहा था। और इंडिया ने वो जहां पे तीसरे विश्व को लीड किया कि भाई ना हम इस ग्रुप में जाएंगे ना इस ग्रुप में जाएंगे, वही बात यहां पर बोल रहे हैं कि 1947 के बाद किस तरह से नव उपनिवेशवाद शक्तियों के विरुद्ध हमने इनको एकजुट किया। एशियाई संबंध कॉन्फ्रेंस 1955 का बांडुंग सम्मेलन, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इन सभी बुराइयों का हमने लगातार विरोध किया। ठीक है, नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध संपूर्ण तीसरे विश्व की एकता आज भी हमें दिखाई देती है। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपनी फॉरेन पॉलिसी से, नव उपनिवेशवाद को पनपने से, गुटबाजी को पनपने से रोका है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति के लिए समर्थन, इसके अलावा इंटरनेशनली जो भी समिट्स हो रहे थे, जो ट्रीटीज हो रही थी, लगातार हम उसका हिस्सा बन रहे थे। ओके, यहाँ पर बता रहा है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के मूल जो फाउंडर कंट्रीज होते हैं उनमें से हम एक थे। सैन फ्रांसिस्को में जब ये चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था, भारत जाकर उस पर हस्ताक्षर करता है। भारत ने इसके क्रियाकलापों में सक्रिय और रचनात्मक रूप से भूमिका निभाई। इवन आज भी इंडिया इन पोर्टल्स का पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज करता है, जहां गलत होता है उसको यहाँ पर जाकर बहुत ही स्ट्रांगली उन मुद्दों को उठाया जाता है। सुरक्षा परिषद में कई बार अस्थायी सदस्य रहा है और हम स्थायी सदस्यता के लिए भी लगातार विभिन्न देशों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देशों से हमारा संपर्क होगा, वहां पर अगर वो हमारी स्थायी सदस्यता के लिए कहीं ना कहीं पक्ष रखेंगे या पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो हमारे फेवर में चीजें जाएंगी। तो ये है कि भारत इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहा है अपने फेवर में। यूनिसेफ है और ये फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, इन सबके क्रियाकलापों से भी भारत जुड़ा हुआ है। सामाजिक आर्थिक जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका हिस्सा बन रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो बहुत सारे कार्यक्रम है उसको भी हम लागू कर रहे हैं। अब गुट निरपेक्षता क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, क्योंकि कई बार ये टर्म आया है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के सामने क्वेश्चन था, इस गुट में आ जाओ, इस गुट में आ जाओ। हमने क्या करा, गुट निरपेक्षता को अपनाया। ना तो हम इस गुट में गए, ना तो हम इस गुट में गए, यानी ना तो यूएस वाले ना ही यूएसएसआर में। किसी गुट में शामिल होकर अनावश्यक तनाव उत्पन्न नहीं करना है,
है, यूएसएसआर में चले जाते तो वो परेशान, उसमें चले जाते तो ये परेशान, फिर उसके साथ हमारे संबंध बिगड़ते, ठीक है। और हम किसी एक विचारधारा से बंध के क्यों रहे? हम अपने देश की स्थिति देखेंगे ना कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, या बीच का कोई रास्ता अच्छा है। तो हम किसी एक विचारधारा से बंध कर नहीं रहना चाहते थे। भौगोलिक सीमा हमारी जो लग रही थी, क्योंकि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है और जो यूएसएसआर है वो भी एशिया का ही पार्ट है। तो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो हमारी बाउंड्री किससे लग रही थी? साम्यवादी देशों से, चाइना से बात करें, यूएसएसआर से बात करें। वहीं भारत को पश्चिमी आर्थिक तकनीकी सहायता भी चाहिए थी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली काफी स्टेबल थी। तो हम किसी एक का साइड लेके दूसरी चीज से अलग नहीं हो सकते थे, ठीक है। ज्योग्राफिकली उनसे लगे हुए थे तो भैया वहां पे थोड़ा थ्रेट हो जाता ना अगर हम इसके साइड जाते। भारत को दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता की जरूरत थी, इस वजह से हमने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर यहाँ पर क्या बोलता है, रीजन क्या था गुट निरपेक्ष रहने का, ये तो आपको पता लग गया। अगला बोल रहा है गुट निरपेक्षता के लक्ष्य क्या थे। इस को अगर हमने अडॉप्ट किया तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे ना कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना, ना इधर जाने का ना इधर जाने का, फालतू का लफड़ा नहीं है ना। आत्मनिर्णय का अधिकार कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, भाई उधर चले गए तो हम उसके प्रभाव में, इधर चले गए तो इसके प्रभाव में, और पहले एक बार आप दबाव में आ गए तो फिर पूरी लाइफ आपको उसका बात मानना पड़ेगा। तो इसलिए भारत चाहता था कि नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं है, हमारे पास ये खुद हमारे इंटरनल डिसीजन, हम सोवरेन नेशन है ना, तो हम क्यों डरें, हमारा आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। समानता आधारित विश्व समुदाय, कहीं पर भी गुटबाजी ना हो, सब इक्वालिटी बेस्ड रहे। आणविक, अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि शस्त्रों का भी होड़ लग रहा था उसके बीच में, तो हम उधर नहीं जाना चाह रहे थे। विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, अफ्रीका एशियाई देशों का समर्थन, क्योंकि उस समय अगर भारत ये नहीं करता, भारत भी किसी गुट में शामिल हो जाता, तो जितने भी इंडिपेंडेंट एशिया अफ्रीका के देश हो रहे थे वो कोई ना कोई गुट का सहारा ले लेते। तो कहीं ना कहीं उनको लीड किया और उनका सपोर्ट हमें मिला, तो हम पर ज्यादा दबाव नहीं बना, ना उधर से ना इधर से, क्योंकि सारे जो भी इंडिपेंडेंट हो रहे थे कंट्रीज वो इंडिया की तरफ ही मतलब मूव कर रहे थे कि भाई ये जो बोल रहा है सही है, इधर ही हमको चलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता की विशेषताएं। शीत युद्ध का विरोध, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कहीं ना कहीं इसने दिखा दिया कि हम किसी के फेवर में नहीं, यानी ये जो कोल्ड वॉर है हम इस तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। सैन्य गठबंधन का विरोध, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, आप देख रहे हैं नाटो वगैरह सबका फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो सैन्य गठबंधन बन रहे थे, अगर हम किसी एक पक्ष में जाते तो हम भी उसका हिस्सा बनते, हम नहीं बने। स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन, खुद की फॉरेन पॉलिसीज होंगी, अहस्तक्षेप, सह अस्तित्व, गुटबंदी नहीं, नव उपनिवेशवाद का विरोध और आपसी सहयोग की नीति। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये ओवरव्यू दे रहा है, ये सारी चीजें डिटेल से आप आईआर में पढ़ोगे, कई जगह अगर आप एडिटोरियल वगैरह डिस्कस करते होगे तो वहां पर भी आपको काफी कुछ ये पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा मोटिव था एक आपको ओवरव्यू देना कि भाई नेहरू टाइम पीरियड में या उनके बाद क्या चल रहा है, हर एक लेवल पर वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चलिए फिर, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।